हेलो एवरीवन। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि रिलेटेड है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन से। फिजिक्स से रिलेटेड वो सभी कैंडिडेट जो कि सीएसआईआर नेट की किसी भी कैटेगरी, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है सीएसआईआर नेट का वो अब 3 कैटेगरीज में आ रहा है, तो उन तीनों कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में यदि वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो अपने उस सर्टिफिकेट का यूज करके इस विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। कैटेगरी की यदि हम बात करें तो जो पहली कैटेगरी होती है जिसमें जेआरएफ नेट और पीएचडी होता है, कैटेगरी 2 यानी कि जिसमें नेट और पीएचडी के कैंडिडेट्स होते हैं, और कैटेगरी 3 जिसमें पीएचडी ओनली होता है। तो इन तीनों के स्कोर कार्ड के यूज से आप इस विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसके सभी मेजर पॉइंट पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट चीज सबसे है वो ये है कि जब मैंने इस विश्वविद्यालय में फिजिक्स से रिलेटेड जो इंटरव्यू दिया था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे और किस तरीके का एक्सपीरियंस हमारा उस इंटरव्यू का रहा था। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है वो वीडियो को शुरुआती 2-2.5 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं ताकि उनका टाइम जो है वो बच सके। इसके अलावा वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जो वो चीज़ें देखेंगे उन्हें ये चीज़ पता चलेगी कि आखिरकार इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के पीएचडी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इनके ऑफिशियल साइट की, जहां पर आप इनके डिफरेंट नोट्स को देख सकते हैं, उसके लिए आपको इनके ऑफिशियल साइट www.gnu.ac.in/admissions पर जा करके इनके नोटिफिकेशन को देखना होगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे नोटिस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे जो कि पीएचडी से रिलेटेड होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम बात करें तो जो नोटिस है वो ये है कि जो एप्लीकेशन फिल कराया जा रहा है वो, यदि हम फिजिक्स के कैंडिडेट की बात करें तो वो कैंडिडेट जो कि सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए हैं किसी भी कैटेगरी में, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 26 जून और जो लास्ट डेट है वो है 7 जुलाई। गेट से फिजिक्स के कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। गेट केवल और केवल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ही है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, उन सभी कैंडिडेट के लिए गेट की एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है। लेकिन आपके लिए सीएसआईआर नेट की एलिजिबिलिटी रखी गई है, जिसमें आप किसी भी एक कैटेगरी, यानी कि जो इस समय रिजल्ट आ रहा है वो तीनों कैटेगरी आ रहा है, उन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में यदि क्वालिफाई हैं तो आप इनके पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वहां पर डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यदि आप कैटेगरी 1 यानी कि नेट जेआरएफ और पीएचडी वाली जो कैटेगरी है कैटेगरी 1 से क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें फिजिक्स के लिए जो टोटल सीट यहाँ पर अवेलेबल है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 8 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरीके से एससी कैंडिडेट के लिए टोटल 3 सीट्स अवेलेबल हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए टोटल 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीसी के लिए टोटल 5 कैंडिडेट टोटल 5 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 2 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि सम किया जाए तो टोटल यहाँ पर 20 सीट्स केवल फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने सीएसआईआर नेट का एग्जामिनेशन जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि कैटेगरी 1 के अंडर में आता है उसमें इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में हैं वो पीएचडी थ्रू नेट एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी सीएसआईआर को फिल कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल साइंस में जो टोटल सीट है वन रिजर्व के लिए 2, और इसके अलावा एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए एक एक सीट, इसके अलावा ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, यानी टोटल सम किया जाए तो टोटल 7 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का वो ये है कि यदि आप किसी भी एक कैटेगरी में इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी सीट रहेंगी उसमें जनरल कैंडिडेट की जितनी सीट रहेंगी उसके 8 गुने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी के यदि कोई कैंडिडेट है यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के यदि आप कैंडिडेट हैं तो टोटल आपकी जो सीट अवेलेबल रहेगी उसके 10 गुने कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के यदि कोई कैंडिडेट है तो जितनी भी अवेलेबिलिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग रखा जाएगा, या 10 टाइम जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कॉल किया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है वो ये है कि यदि आप पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म
यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट की कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 के करस्पॉन्डिंग इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो जो उसमें आपका स्कोर होगा उसका वेटेज 70% लिया जाएगा आपके फाइनल शॉर्ट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन के लिए, और 30% जो वेटेज होगा वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। लेकिन यदि आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म को जीआरएफ के थ्रू फिल कर रहे हैं तो आपका जो टोटल सिलेक्शन होगा वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पर किया जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए इनकी ऑफिशियल साइट है वो है आपका jnuee.jnu.ac.in। JNUEE मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वहाँ के लिए आप जा सकते हैं इनके ऑफिशियल साइट पर जब आपको रजिस्ट्रेशन करना हो। इसके अलावा वो जो सारी नोटिस जो हमने बताया जो कि एडमिशन ब्लॉक के लिए थी, जो हमने इससे पहले एक ऑफिशियल साइट बताई हुई थी, वहां पर सारी नोटिस अवेलेबल थी, वही नोटिस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। ई प्रोस्पेक्टस हो या पीएचडी नोटिस हो या पीएचडी शेड्यूल हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इस स्क्रीन पर आपको इस साइड में ये सारे लिंक्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जो मेजर है वो ये है कि आप यदि जीआरएफ से हैं तो आप इस लिंक के थ्रू जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि कैटेगरी 2 यानी कि नेट या पीएचडी से हैं तो आप इस लिंक पर जाकर के इनके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल भी लिखा हुआ है। इस शेड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसमें आप मेजर डेट्स को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें मेन जो है वो है ऑनलाइन सबमिशन का डेट, यानी कि 26 जून से लेकर के 7 जुलाई तक है। इसके अलावा यदि कोई एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है या कोई आप इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन वहां पर फिल कर देते हैं तो उसके करेक्शन के लिए आप 8 से 9 जुलाई के बीच में उस एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्टली सबमिट कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट हैं। इसके अलावा आपका इंटरव्यू का डेट जो है वो है 18 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। आपके इंटरव्यू के मतलब कोई भी सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग आपका जो डेट है वो 18 से 31 जुलाई के बीच में पड़ सकता है। इसके अलावा जो सारे डेट्स हैं उसमें ये है कि यदि आप इंटरव्यू देते हैं तो उसके अलावा जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी, सेकंड मेरिट लिस्ट होगी, वो किन किन डेट पर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। तो ये बेसिकली टोटल शेड्यूल है इनके एग्जामिनेशन का। इसके बाद जो हम बात करेंगे सबसे मेजर पॉइंट है वो ये है कि ये तो नोटिफिकेशन के बारे में हो गया। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब मैंने इस विश्वविद्यालय में अपने फिजिक्स का इंटरव्यू दिया था उस समय मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उस समय हुआ करता था, जो हम बोलते थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उस समय मैंने 2022 यानी कि दिसंबर के आसपास वो एग्जाम हुआ था। उस एग्जामिनेशन को मैंने दिया था। वो टोटल एग्जामिनेशन जो था वो 300 मार्क्स का हुआ था। 300 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन थे और किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उसके बाद जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं देन शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको जो है एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो अपलोड करना पड़ता है। रिसर्च प्रपोजल जब आप अपलोड करेंगे देन आपको इंटरव्यू के लिए एक कॉल लेटर का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं। उस समय जो मेरा इंटरव्यू था वो 19 जून 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस समय मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस समय गेट के प्रिपरेशन करते करते मैंने इस इंटरव्यू को दिया था। हालांकि उस समय मेरा सीएसआईआर नेट जीआरएफ का जो एग्जाम है वो अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ था, जो कि आने वाले जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन यानी कि दिसंबर 2022 और जून 2023 का जो मर्ज साइकिल हुआ था उसको मैं टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन इस बीच में जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो मेरा केवल इतना टारगेट था कि जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिलेंगे वो आगे आने वाले एग्जामिनेशन के क्वालिफिकेशन के बाद जो मैं इंटरव्यू दूंगा उसमें एज ए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा था इस यूनिवर्सिटी में इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो मैंने दिया था उसको मैं यहाँ पर मेनली डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको एक गाइडेंस के रूप में हेल्प हो पाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसके कुछ मेजर पॉइंट्स की, जहाँ पर हमने जो इंटरव्यू जो है दिया था, तो जो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको जो मेजर पॉइंट ध्यान में रखना है वो आपका नेम होना चाहिए, आपका प्लेस होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा आपने कहाँ से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन होना चाहिए। एरिया ऑफ रिसर्च यानी कि आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आप किस एरिया में जो है वो रिसर्च करना चाहेंगे। इसके बाद यदि अदर
क्वालिफिकेशन आपकी है, कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसको भी आप ज़रूर वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल हैं। ठीक है? इसके अलावा यदि कोई इंट्रोडक्शन में कोई कमी रहती है, तो वो खुद वहाँ पर जो भी इंटरव्यू कमिटी रहेगी वो आपसे पूछेगी। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आपने यूजी और पीजी किस ईयर में कंप्लीट किया है और अभी तक जो यदि कोई गैप है तो आप क्या कर रहे हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी वहाँ पर आपसे स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं। तो इसको नॉर्मली आपको हैंडल करना है। आप क्या कर रहे हैं? आपको सच्चाई जो भी ऑनेस्टली आप कर रहे हैं, यदि आप सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपको कॉन्फिडेंटली वहाँ पर शेयर करना है। इसके अलावा जो एरिया ऑफ रिसर्च जो हमसे पूछा गया था, तो उसमें मैंने कंडेंस मैटर फिजिक्स मेंशन किया था। उसके बाद उन्होंने ये पूछा था कि वो कंडेंस मैटर फिजिक्स में थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल, तो मैंने थ्योरेटिकल चूज किया था। थ्योरेटिकल चूज करने के बाद उन्होंने कहा था कि कोई रिसर्च टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने जो प्रोजेक्ट में एमएससी प्रोजेक्ट में जो काम किया था जिस टॉपिक पर, वो बेसिकली बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि थ्योरेटिकली मैंने वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट वर्क में काम किया था, तो वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट से रिलेटेड टॉपिक था। तो मैंने इस टॉपिक को जो है वहाँ पर मेंशन किया। तो इसको मेंशन करने के बाद फिर उन्होंने ये चीज़ पूछा कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है, हालांकि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो फिर उन्होंने ये पूछा कि जो है इसकी जो मेजर प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या हो सकती हैं, यानी कि जैसे इसके अलावा जो और स्टेट्स हैं वो तो उससे तो हम लोग फैमिलियर हैं, बट ये जो स्टेट हैं वो और स्टेट से क्या डिफरेंट है, इनकी जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। तो फिर मैंने यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी का मेंशन किया था। फिर उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को खुद डिफाइन किया था। खुद डिफाइन करने के बाद उन्होंने कहा था कि सुपर कंडक्टिविटी ये होता है, तो सुपर फ्लूइडिटी क्या होता है। तो बेसिकली जो मैंने यहाँ पर डिफरेंस बताया था वो ये कहा था कि सुपर कंडक्टिविटी जिस तरीके से रेजिस्टिविटी का एब्रप्ट यहाँ पर एक तरीके से डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, उसी तरीके से सुपर फ्लूइडिटी में हम विस्कोसिटी का जो डिक्रीमेंट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यदि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में आप बता रहे हैं, तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या हर तरीके के पार्टिकल्स के लिए होता है या कोई स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं। तो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए मैंने फिर बोजॉन का यहाँ पर नाम मेंशन किया था। फिर उन्होंने पूछा था कि बोजॉन्स के कोई एग्जाम्पल्स हैं, तो फिर मैंने हीलियम 4 कहा था। फिर हीलियम 4 से उन्होंने ये पूछा था कि क्या हीलियम के कोई और आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने जो है हीलियम 3 का नाम जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर मैंने इनका डिफरेंस जो है वो बताया। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि हीलियम 3 किस तरीके से फर्मियंस है और हीलियम 4 किस तरीके से बोजॉन है। तो मैंने वहाँ पर स्पिन का एग्जांपल लेकर के बताया कि हीलियम 4 के पास जिस तरीके से 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल स्पिन 0 हो जा रही है। इस वजह से हीलियम 4 जो है वो हमारा बोजॉन की तरह बिहेव करेगा और जो हीलियम 3 है वो फर्मियन की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद जो जो सर ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसके बाद कोई दूसरे सर जो है वो स्टार्ट किए क्वेश्चन पूछना। उन्होंने ये पूछा कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में ही रहना चाहेंगे या किसी दूसरे सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो चूंकि मैं उस समय गेट की प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने बताया, तो उस समय मैं ईएमटी का रिवीजन कर रहा था, तो मेरे मुंह से जो है ईएमटी निकल गया। तो फिर ईएमटी जब आया तो फिर उसके बाद उन्होंने ईएमटी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। और ईएमटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपको मैक्सवेल इक्वेशन से ही मोस्ट प्रोबेबली वहां से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने यही पूछा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। तो अपने अकॉर्डिंग मैंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन की। थ्योरेटिकली जो भी उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें उस समय पता था वो चीजें सारी मैंने एक्सप्लेन की। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि जो मैक्सवेल इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, उसमें जो है मैक्सवेल का क्या रोल है। तो फिर मैंने जो फोर्थ इक्वेशन यानी कि एम्पियर्स लॉ के मॉडिफिकेशन का जो था एग्जांपल, वो मैंने दिया और बताया, डिस्प्लेसमेंट करंट का वहां पर मेंशन किया। फिर उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैंने मैथमेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बट वो थ्योरेटिकली चाहते थे। थ्योरेटिकली मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो 12th में जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर वगैरह का जो एग्जाम्पल होता है, मैंने वहां से चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहा, बट थ्योरेटिकली वो उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद जो नेक्स्ट सर थे, उन्होंने ये कहा कि यदि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली क्या है। तो मैंने प्लाज्मा का नाम यहाँ पर मेंशन किया था। फिर उन्होंने ये पूछा था कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा मैंने यही कहा था कि मैटर का हाई एनर्जी स्टेट जो है वो प्लाज्मा है। देन उसके बाद उन्होंने ये पूछा था कि प्लाज्मा क्या लो एनर्जी पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। तो मैंने कहा सॉरी सर, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो टोटल 14 पॉइंट्स इधर हो गए और टोटल इधर 6 पॉइंट्स हो गए। तो टोटल 20 पॉइंट्स जो है ये मैंने मेजरली यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें हमने जो है वहाँ पर डिस्कशन किया था। तो टोटल लगभग 20 to 25 मिनट्स जो है वो इंटरव्यू हमारा यहाँ पर फिजिक्स का चला था। तो काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा था।
इस इंटरव्यू को देने से जो मेन चीज़ें मुझे ये थी कि यदि आप देश के नंबर वन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को फेस कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं पीएचडी के लिए, तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आगे चल करके आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और जो कि हुआ भी आगे चल करके। जब मैंने आईआईटीज़ में इंटरव्यू दिए सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए। लाइक आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बीएचयू, वहाँ पर जब मैंने इंटरव्यूज दिए तो इन सब का रोल बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिला। तो फिलहाल इस वीडियो में जो भी एक्सपीरियंस था इस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे चल करके और भी इस फिजिक्स यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड जो भी पीएचडी के एक्सपीरियंस हैं, यानी कि आईआईटीज में किस तरीके से मैंने दिया है और यूनिवर्सिटीज में यदि दिया है तो किस तरीके से जो है वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो सब चीज़ें आपको समय समय पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि आप सीएसआईआर नेट जेआरएफ की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स या जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी यदि कोई गाइडेंस की नीड होगी तो आपको इस चैनल पर टाइमली अवेलेबल होती हुई दिखेगी। इसके अलावा जेस्ट बार्क टाइफर और भी यदि एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन और गाइडेंस आपको टाइमली यहाँ पर मिलती हुई दिखेगी। तो फिलहाल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।